हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज़ में। और एनसीईआरटी सीरीज़ में कक्षा 6 की पुस्तक विज्ञान के पाठ नंबर 1 भोजन के घटक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी जो होती हैं आपकी किसी भी विषय की आधारभूत समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और आज जो हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेष तौर पर इस समय जो सीटेट की परीक्षा आने वाली है, तो सीटेट की परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए मैं इस सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ। आपके लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों तो एनसीईआरटी जो है आपके आधारभूत ज्ञान को विकसित करती है। भोजन के घटक में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन किन किन तत्वों, किन किन अवयवों से मिलकर बनता है और कौन कौन से तत्व किस किस माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगर हम बात करें भोजन की, तो भोजन कोई भी वह चीज़, कोई भी ऐसा तत्व या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम खाते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारा भोजन। और जिन तत्वों को हम खाते हैं, जिन पदार्थों को, वो हमारे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। भोज्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं। आइए सीधे सीधे पुस्तक को देखते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी बताया गया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। आपको ये जानकारी होगी, भारत बड़ा विविधतापूर्ण देश है और भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाए एवं खाए जाते हैं। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे प्रकार के भोजन में चावल है, सांभर है, इडली है, भिंडी है, डोसा है, ये हो सकता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक भोजन में विविधता पाई जाती है। अगर हम बात करें एक कॉन्सेप्ट की, तो इसमें भोजन हमें जो है मुख्यतः वो कहाँ से प्राप्त होता है? दो तरीके से ही जो मनुष्य भोजन प्राप्त करता है वो प्राप्त कर सकता है। पहला होता है कि जीवों से भोजन प्राप्त करता है व्यक्ति, और दूसरा वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करता है। मनुष्य का भोजन या तो जीवों से मिलता है या वनस्पतियों से मिलता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। भोजन में क्या हो सकता है? कोई मांस का व्यंजन या सब्जी। इसमें दही, मट्ठा, अचार आदि शामिल हो सकते हैं। आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं, तथा इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़ करके आप इनको पूरा कर सकते हैं। ये तो आपके कक्षा के दृष्टिकोण कुछ बात हो गई। कभी कभी हम भोजन में वस्तुओं में उन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में हमें उपलब्ध हो। इसमें से कुछ के लिए ये संभव हो पाता है कि इस तरह के विभिन्न व्यंजन हर समय खा सकें, और कुछ के लिए ये संभव नहीं हो पाता। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या हमारे लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ, बिल्कुल होती है। अगर हम एक ही प्रकार का भोजन करेंगे तो शीघ्र ही हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और किसी न किसी तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? एक प्रश्न आपके दिमाग में वाजिब तौर पे उठना चाहिए। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, और एक व्यंजन कम से कम जो है अ, कच्ची सामग्री से या मतलब दाल या जो है कि सब्जी कुछ भी हो सकता है। तो दो चीज़ें मुख्यतः हमारे भोजन में शामिल होती हैं। पहली तो अनाज से बनी हुई रोटी प्रायः, या फिर चावल, और इसके साथ में क्या हो सकता है? दाल हो सकती है, कोई सब्जी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो हमारा भोजन तैयार होता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। साथ में क्या होता है?
मट्ठा हो सकता है, दही हो सकता है, या अन्य कोई पदार्थ भोजन में हो सकता है। यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि क्षेत्र के हिसाब से भी भोजन में विविधता पाई जाती है। यहाँ पे पंजाब राज्य की बात की गई है जो कि उत्तर भारत का राज्य है, और आंध्र प्रदेश राज्य की बात की गई है जो कि दक्षिण भारत का राज्य है। पंजाब की अगर हम बात करें तो इसमें अन्न का व्यंजन क्या होता है? मक्के की रोटी। आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन क्या होता है? चावल। और ये किस तरह से निर्धारित होते हैं? मुख्यतः जिस भाग में जिस व्यंजन की जिस अनाज की उत्पादकता अधिक होती है वहाँ पर प्रायः वही व्यंजन ज़्यादा, वही पदार्थ, वही अन्न जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आंध्रा साइड में या पंजाब साइड में किस तरीके के व्यंजन, किस तरीके के अनाज जो हैं ज़्यादा उगाए जाते हैं। यहाँ दाल में राजमा हो सकती है पंजाब में, और आंध्र प्रदेश में दाल में अरहर की दाल तथा रसम या चारू हो सकती है। सरसों का साग पंजाब में मुख्यतः खाया जाता है। कुंदरू आंध्र प्रदेश में मुख्यतः खाया जाता है। अन्य व्यंजनों में पंजाब में दही एवं घी पसंद किया जाता है, और आंध्र प्रदेश में मट्ठा, घी और अचार पसंद किया जाता है, जो कि क्षेत्र के अनुसार हमारे भोजन में विविधता को दर्शाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो हमें भोजन मिलता है वो या तो जंतुओं से मिलता है या फिर वनस्पतियों से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जो पोषक तत्व भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, भोजन से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन और खनिज लवण, और इसके साथ साथ रूक्षांश और जल। ये सभी भोजन के मुख्य अवयव हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या हम सभी खाद्य पदार्थों में से वे सभी तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक तत्वों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों की माध्यम से पता करते हैं। ये कार्यकलाप का भाग है और परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए हम सीधे सीधे अपने महत्व की बात पर पहुंचते हैं। यहाँ पे एक दो चित्र दिए गए हैं, इनके माध्यम से देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्यतः शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूं से प्राप्त होता है। वहीं इसमें वसा के कुछ दिए गए हैं स्रोत जिनके माध्यम से हमें वसा प्राप्त होती है, खनिज लवण प्राप्त होते हैं और जो है कि विटामिन्स प्राप्त होते हैं। तो इन सब बातों को भी हम समझेंगे। आइए देखते हैं विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो ये पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं इनका हमारे शरीर के हिसाब से क्या योगदान है, क्या उपयोग है इनका। तो बताया गया है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देता है? मुख्य रूप से ऊर्जा देता है हमें कार्बोहाइड्रेट। हालांकि वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें और 100 ग्राम वसा लें, तो जो पोषक तत्वों की मात्रा होगी वो वसा में अधिक होगी बजाय कार्बोहाइड्रेट के। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि
कहाँ से क्या चीज़ की प्राप्ति होती है ये थोड़ा सा हम देखते चलते हैं। तुअर दाल हो गई, राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, मटर हो गई और चना हो गया, मूंग हो गई। और इसके साथ में नीचे कुछ एक चित्र दिए गए हैं जिनमें मांस हो गया, मछली हो गई, दूध हो गया, अंडे हो गए और ये पनीर पनीर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं। इधर विटामिन्स के कुछ स्रोत दिए गए हैं। विटामिन्स के स्रोत में विटामिन ए के जो स्रोत हैं, विटामिन ए मुख्यतः दूध से मिलती है और मछली के तेल से मिलती है। पपीता हो गया, गाजर हो गई और ये आम हो गया। इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए। विटामिन बी के कुछ स्रोत दिए गए हैं। कहाँ कहाँ से विटामिन बी प्राप्त होती है? गेहूं हो गया, चावल हो गया और यकृत हो गया। इन सब से हमें विटामिन बी प्राप्त होती है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। इनमें टमाटर हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गई, नींबू है, आंवला है। ये जो है विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी हमें दूध से प्राप्त होता है। मक्खन है, अंडा है, मांस है, मछली है, इनके माध्यम से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन से युक्त जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये नोट डाउन करने वाली बात है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर की रक्षा करना, जो कि अगर किसी प्रकार का रोग ना हो इससे हमारे शरीर को बचाते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। अगर विटामिन हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेंगे तो हमारी आंखें, हमारी हड्डियां, हमारे दांत और विभिन्न अंग जो है कई प्रकार की मर्जों के शिकार हो जाएंगे, बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ एक विटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया और विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के आदि नामों से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी के चूंकि बहुत सारे भाग होते हैं इसीलिए विटामिन बी को विटामिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हालांकि हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, फिर भी जो है कि विटामिन्स की अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त हो जाती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्रों में दिखाए गए हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ आपको विटामिन्स के विषय में बताता चलूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के विटामिन्स मुख्यतः पूछ लिए जाते हैं अक्सर। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ये अक्सर ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह हैं ए, डी और ई और के। जल में जो घुलनशील विटामिन है वह कौन है? वी और सी। एक तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, या पूछ लिया जाता है बताइए इनमें कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछ लिया जाता है कि किस किस स्रोत से कौन कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं और किस विटामिन के न होने से कौन सा रोग हो सकता है। तो आइए अभी मैं इस पुस्तक पर ही कुछ बात कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको अतिरिक्त नोट्स के माध्यम से कुछ चीज़ों को नोट डाउन करा दूंगा। आयोडीन के कुछ स्रोत
बताए गए हैं। अच्छा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो है ये खनिज लवण कहे जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में ही इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी इनकी आवश्यकता होती है। आयोडीन के स्रोत क्या हैं? पालक, मछली, मक्खन और अदरक, ये सब क्या हैं? पालक के स्रोत हैं। इसके नीचे हम देखें फास्फोरस के स्रोत क्या हैं? दूध हो गया, केला हो गया, और ये दलिया वगैरह, ये जो चावल हो गया, ये सब काहे के स्रोत हैं? फास्फोरस के स्रोत हैं। यहाँ पे देखिए, इस चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे शरीर में, इस लड़की के दिमाग में प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। हमारे शरीर के लिए जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वह भी अत्यंत आवश्यक होता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो शरीर में विटामिन डी की पूर्ति ठीक तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि हम उतने पोषक तत्वों का जो है भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर पाते हैं जितने पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे साइड में दिखाए गए हैं। खनिज लवण, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन तत्व हो गए, ये सारे ही हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अल्प मात्रा में ही इनकी आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों का चित्र 1.10 से दर्शाया गया है, जैसा कि मैं आपको इसमें दिखाते हुए भी चल रहा हूं। खनिज पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्व, खनिज पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की अपेक्षा अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक समृद्ध भोज्य पदार्थ है। अगर कंपैरिजन किया जाए कि चावल वर्सेज गेहूं कर दिया जाए, या चावल वर्सेज किसी और पदार्थ से तुलना कर दी जाए, पूछा कि दोनों में कार्बोहाइड्रेट किस पदार्थ में ज़्यादा पाया जाता है, तो निश्चित तौर पे चावल कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों यानी फाइबर, और इसको कहीं कहीं लिखते हैं रूक्षांश, तथा जल, आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रूक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रूक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रूक्षांश यानी फाइबर्स हमें कहाँ मिलते हैं? जो पौधे के उत्पाद होते हैं। पौधे के उत्पाद जैसे क्या हो गया? पालक हो गया, और अन्य जो भी साग जैसी सब्जियां होती हैं, उसके साथ में आलू हो गया, ये सभी जो हैं रूक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। आगे दिया गया है साबुत खाद्यान्न। साबुत खाद्यान्न में क्या हो गया? बाजरा खाया जाता है, उबाल के खा लिया जाता है। गेहूं की दलिया हो गई, और दालें हो गई, आलू हो गया, ताज़े फल, सब्जियां, ये सभी फाइबर्स के अच्छे सोर्स होते हैं। रूक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम में प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि क्या फाइबर्स हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिशन देते हैं? तो वो कोई भी पोषक देने का या न्यूट्रिशन देने का काम नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर के भोजन का एक आवश्यक अवयव है, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ये भोजन का जो है आयतन बढ़ाने का काम करते हैं। रूक्षांश बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए जो फाइबर्स होते हैं वो भोज्य पदार्थों के साथ में लेना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम फाइबर्स नहीं लेते हैं तो जो है कि हमारा भोजन ठीक तरीके से सुपाच्य नहीं होगा, पच नहीं पाएगा। जल भोजन में, अच्छा, जल जो लेते हैं उसकी क्या आवश्यकता होती है, वो यहाँ पे डिफाइन की गई। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जब हमारा भोजन जल के साथ में पेट में पाचन क्रिया के माध्यम से पचता है,
तो उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको विभिन्न अंगों के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो उसमें से उपयोगी जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषण करने के लिए जल मदद करता है। अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया। और इसके अलावा भी किसी सब्जी के साथ में या अन्य किसी फल के माध्यम से हम जो है फ्लड या द्रव को शरीर के अंदर ग्रहण करते रहते हैं। हम वो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो नीचे एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें बताया गया कि एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? अगर हाथ गीले होते हैं तो उसमें द्रव है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों को पकाते समय आपने देखा होगा कि कुछ भोज्य पदार्थों को पकाते समय कम जल की आवश्यकता होती है, कुछ भोज्य पदार्थों को पकाते समय अधिक जल की आवश्यकता होती है और उसी अनुसार हम जल का उपयोग करते हैं। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार जो है हमारे पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में हम जो भी ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आहार। हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे शरीर में अगर वो सारे पोषक तत्व एक पर्याप्त और समुचित मात्रा में नहीं पहुंचते हैं तो शरीर कहीं ना कहीं वीकनेस या कमजोरी का अनुभव करता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रूक्षांश जल होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अगर जल या रूक्षांश नहीं होगा तो रूक्षांश न होने की वजह से जो पचा हुआ भोजन शेष बचेगा उस अतिरिक्त भोजन को जो है कि फालतू के पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर त्याग करने में समस्या होगी। अगर हम जल की मात्रा पर्याप्त नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा भोजन पच रहा होगा उस क्रिया के समय जो पोषक तत्व होंगे उन पोषक तत्वों का ठीक प्रकार से अवशोषण नहीं हो पाएगा। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो और चाहे जवान हो, उसको एक ही प्रकार का भोजन मिलना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। तीनों ही स्टेज पर या प्रत्येक उम्र के लिए अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है और अलग प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। जो हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड या ज़्यादा एनर्जी वाले भोजन की आवश्यकता होती है। जो थोड़ा लेजी टाइप के लोग होते हैं अगर वो ज़्यादा हार्ड भोजन ग्रहण कर लेंगे तो उनके लिए उसको पचाना मुश्किल हो जाता है और वो नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भी भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, ये सारी चीज़ें, सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित भोजन कर सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके महंगे भोजन की आवश्यकता हो। कम पैसे में भी आप संतुलित भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन पकाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी आवश्यक है ताकि अगर उचित तरीके से भोजन नहीं पकाया गया है तो पकाते समय भी भोजन के पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो सकते हैं।
भोजन के पोषक तत्व नष्ट ना हों, इसलिए ठीक तरीके से भोजन का पकाया जाना भी जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय भी कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? इसके विषय में बता दूं कि अगर जब भी भोजन पकाया जाता है तो पके हुए भोजन में विटामिन सी की मात्रा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अतः विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए हमें जो है कि विटामिन सी बाहर से फलों के माध्यम से कच्चे रूप में ही जो फल हैं वो ग्रहण करने पड़ते हैं, ताकि हमारे शरीर में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पहुंच सके। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं और वो भोजन जो है वो खनिज लवणों से रहित या विटामिन से रहित हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि भोजन पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। अगर भोजन पकाया जाए तो भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, ये सुपाच्य हो जाता है, आसानी से पच जाता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो सकती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हमको अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करना चाहिए? अगर हम फल और कच्ची सब्जियों को भी पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित करते हैं तो हमारे शरीर में जो है कि संतुलित आहार पहुंचेगा। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। अगर वसा युक्त खाना खाया जाए तो वसा से हमें अधिक एनर्जी मिलेगी और हमारा शरीर बलिष्ठ रहेगा। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ऐसा इस बूझों के दिमाग में सवाल आया। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा हो गया, पूड़ी हो गई, मलाई हो गई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त खाना जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होने के बजाय हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। अगर हम ज़्यादा वसा युक्त चीज़ों का, वसा युक्त भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा। आइए बात करते हैं अभावजन्य रोग पर। अभावजन्य रोग कैसे होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। भोजन तो उसे मिल रहा है लेकिन एक पोषक तत्व, मान लिया उसके शरीर में आयोडीन की कमी होने लगी, जो कि एक खनिज है। माना कि उसके जो है कि भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की कमी होने लगी या विटामिन सी की कमी होने लगी। किसी भी एक पोषक तत्व की अगर कमी होती जाएगी तो उससे कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा और उसे ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं। कि किसी पदार्थ की अभाव की वजह से उत्पन्न रोग को क्या कहा जाता है? अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। ये सभी रोग अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हो सकते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। उसका शरीर उतना वृद्धि नहीं करेगा जितना कि होना चाहिए। वह बहुत दुबला पतला हो जाएगा और इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। ये वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हमने पहली सारणी में देखा था
कि पंजाब में मक्के की रोटी खाई जा रही थी और आंध्रा में चावल खाया जा रहा था, यानी कि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर रहे थे। दोनों जगह ही दाल खाई जा रही थी जो प्रोटीन की पूर्ति कर रही थी। भले ही वो दाल अलग अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जा रही थी। आइए एक सारणी के माध्यम से कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। विटामिन ए अगर पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिलती है तो क्षीणता, दृष्टिहीनता या जिसे बोलते हैं रतौंधी का रोग हो सकता है। इसके लक्षण क्या होंगे? कमजोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में या रात में कम दिखाई देने लगेगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। और ये क्यों होगा? अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो विटामिन ए जिन पोषक तत्वों के माध्यम से मिलती है, उन पोषक तत्वों को, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, इन सब चीज़ों को, और अन्य जैसे प्रोटीन हो गया, इन सभी चीज़ों को जो है कि ग्रहण करते रहना चाहिए। विटामिन बी1, अगर विटामिन बी1 नहीं मिलेगा शरीर को पर्याप्त मात्रा में तो वेरी रोग हो जाएगा, और इस रोग में जो दुर्बल मांसपेशियां हो जाएंगी, काम करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, जो शरीर में एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। इस सब चीज़ों से बचने के लिए विटामिन बी का सेवन करते रहना चाहिए। विटामिन सी, जैसा कि बताया गया था, अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। और स्कर्वी रोग के जो लक्षण होते हैं उनमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सारी चीज़ें जो हैं हो जाएंगी। विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन डी अगर नहीं प्राप्त होगा तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाएगा, और इसमें हड्डियां जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। कुछ बच्चों के पैर आपने देखे होंगे, अंदर की तरफ तिरछे हो जाते हैं या बाहर की तरफ तिरछे हो जाते हैं, हाथ तिरछे हो जाते हैं, सीना बाहर को निकल जाता है, और हड्डियां जो हैं, बच्चा जो है कई जगह से तिरछा महसूस होता है, दिखाई देता है। अगर कुछ खनिज लवणों की कमी हो जाए, जैसे अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और दंत क्षय हो जाएगा, यानी कि दांत गिरने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कैल्शियम का सेवन करते रहना चाहिए। और कैल्शियम के मुख्य स्रोत कहाँ से प्राप्त होगा? कैल्शियम दूध से प्राप्त होगा, कैल्शियम पनीर से प्राप्त होगा कैल्शियम, और विभिन्न जो साग होते हैं, जैसे मेथी का साग हो गया, सोया का साग हो गया, इनसे तमाम चीज़ों से कैल्शियम प्राप्त होगा। विटामिन कैल्शियम प्राप्त करने का मुख्य स्रोत ये भी है कि आप सीधे सीधे टेबलेट्स लेके भी कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं, जो कि मेडिकल स्टोर पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, इसमें क्या लक्षण बनते हैं? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन में जो एक ग्लैंड होती है वो ग्लैंड जो है फूल जाएगी, और उसकी कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। आदमी की आवाज़ भरभराहट के साथ निकलने लगती है, और कभी कभी उस ग्लैंड के फूल जाने से मानसिक विकलांगता जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आयरन, अगर लौह तत्व की पूर्ति नहीं होगी तो उससे क्या हो जाएगी? अरक्तता, यानी शरीर में खून की कमी हो जाएगी। इसे बोलते हैं एनीमिया। रक्त की कमी से जो रोग होगा उसे बोलते हैं एनीमिया, यानी रक्त की कमी। और इसको पूर्ति करने के लिए हमें ऐसे भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए जिनमें जो है कि आयरन पाया जाता है। जो इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किए वो प्रमुख शब्द क्या रहे? संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसे आहार जिसमें, ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा हो, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है, और इससे बचने के लिए विटामिन बी का सेवन करते रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स भोज्य पदार्थों का एक प्रमुख हिस्सा होते हैं, अवयव होते हैं। ये दो रूपों में मिलते हैं, एक तो मंड के रूप में मिलते हैं और दूसरा शर्करा के रूप में मिलते हैं। मंड के रूप में कहाँ मिलते हैं? जैसे चावल हो गया और गेहूं हो गया, जितने भी अनाज हैं उनमें ये मंड के रूप में मिलते हैं।
शर्करा के रूप में जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, पपीता हो गया, शकरकंद हो गया आदि सब में ये शर्करा के रूप में मिलते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? वह शक्ति ताकत जो हमें कार्य करने को प्रेरित करती है, वह ऊर्जा कहलाती है। वसा एक भोजन का प्रमुख अवयव है जो शरीर की वृद्धि करने में, शरीर को एनर्जी देने में मुख्य भूमिका अदा करता है। खनिज किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी खनिज पदार्थ कहलाते हैं। पोषक तत्व, यही सारे पोषक तत्व होते हैं। विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो है प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गए, ये सारे ही पोषक तत्व कहलाते हैं। रूक्षांश बता ही चुका हूँ कि ऐसे फाइबर्स को ही रूक्षांश कहते हैं। ऐसे भोजन जो हमें वनस्पतियों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उन सभी में लगभग रूक्षांश या फाइबर्स पाए जाते हैं। और पचे हुए भोजन के जो शेष भाग होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए रूक्षांश बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी एक ऐसा रोग है जिसमें मसूड़ों से रक्त आने लगता है और ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। मंड क्या होता है? मंड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक हिस्सा होता है और चावल तथा गेहूं से और विभिन्न जो अनाज हैं उनसे प्राप्त होता है। दालें हो गई, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनसे प्राप्त होता है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन भोज्य पदार्थों का एक प्रमुख अवयव है, प्रमुख घटक हैं। और विटामिन कई नाम होते हैं विटामिनों के। विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई और के। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील हैं, से सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा रिकैप हो गया पूरे पाठ का। आइए बात करते हैं अब फसाई पर। यह फसाई जो है यह भोजनों का मानकीकरण करने के लिए एक भारत सरकार की संस्था है, प्राधिकृत संस्था है। इसकी फुल फॉर्म होती है फूड स्टैंडर्ड फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण है वो भोजनों को सर्टिफिकेशन करने के लिए एक प्राधिकृत संस्था है। आपने विभिन्न खाद्य पदार्थों पर देखा होगा फसाई का सिंबल बना रहता है। फसाई द्वारा उसको अधिकृत किया जाता है बिकने के लिए या खाने के लिए। आइए पूरे पाठ के सारांश को एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। ये हम सभी ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वसा दोनों से मिलकर बना हो वह बहुत ज़्यादा ऊर्जावान भोजन होता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण को आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन और खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन्स जो हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों जैसे पर्याप्त रूक्षांश हो गए और जल हो गया, इन सब की उचित मात्रा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि का एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की अगर न्यूनता रहती है तो उससे एक विशिष्ट किसी न किसी रोग की उपस्थिति हो जाती है जो अभाव जनित रोग कहलाता है। कि हम किसी पदार्थ का अगर अभाव हमारे शरीर में होने लगता है तो उससे कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इनमें हमारे शरीर के जो मुख्य पोषक तत्व हैं मैंने ऊपर पाठ में बताया हुआ ही है क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और क्या होती है? वसा होती है और प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं और खनिज लवण होते हैं और जल, रूक्षांश, ये सभी जो हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा देने वाले कौन से पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देता है,
और वसा ऊर्जा देती है। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, तो वृद्धि और अनुरक्षण के लिए वसा और प्रोटीन, ये दोनों ही हमारे शरीर को बढ़ाने और हमारे शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विटामिन्स भी हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करने में महती भूमिका अदा करती हैं। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में है तो हमारी नज़र ठीक रहती है, हमारी दृष्टि ठीक रहती है, तो वह है विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, तो ऐसा खनिज है कैल्शियम, जो हमारी हड्डियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। वसा किन पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? जितने भी तेलीय पदार्थ हैं जिनसे तेल हमें प्राप्त होता है, उन सभी में वसा पाई जाती है। मंड कहाँ मिलता है? आप क्लास में पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने बता रखा है कि मंड किस में मिलता है। विभिन्न अनाजों के माध्यम से मंड हमें प्राप्त होता है। आहारी रेशे, जो भी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ है उनसे हमें आहारी रेशे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स, विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, प्रोटीन पनीर हो गया, दाल हो गया, इनके माध्यम से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 4 में इसमें बताया गया है कि सही और गलत कथनों को हमें मालूम करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें चावल के साथ अन्य पदार्थों का भी सेवन करना होता है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। संतुलित आहार में सारे ही पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो हमारे शरीर में कोई अभावजन्य रोग होने की संभावना नहीं रह जाती। प्रश्न नंबर ग पे देखें, शरीर के लिए संतुलित आहार नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त भोजन जो है हमारा संतुलित आहार कहलाता है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, शरीर को अन्य पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है जो अन्य भोज्य पदार्थों के माध्यम से मिलते हैं। केवल मांस हमारे शरीर के लिए संपूर्ण भोजन का काम नहीं कर सकता था, ये कथन गलत है। विटामिन डी के अभाव से होता है कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के अभाव से जो हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और दंत क्षय और हड्डियों का कमज़ोर होना आदि हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। रिकेट्स रोग हो जाता है जिसमें हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। की कमी से होने वाला बेरी बेरी रोग होता है, किससे होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी के से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी हो सकती है, किसके अभाव से रतौंधी हो सकती है? विटामिन ए अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो हमारे शरीर में रतौंधी हो सकती है। तो ये था NCERT पार्ट 1 जो कि कक्षा 6 की पुस्तक का था। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के माध्यम से इसे शेयर करें। थैंक यू।